स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और लास्ट क्लास तक हमने सीखा था एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में कि एबनॉर्मल मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास होता क्या है और उसके रीजंस क्या क्या होते हैं। मींस कौन कौन से कंडीशंस में किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल आएगा। उसमें पहला रीजन ये था कि सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो। सेकेंड कंडीशन ये था कि सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो गया हो। थर्ड केस था सॉल्यूट का एसोसिएशन हो गया हो। तो जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते थे तो हम ये सपोज नहीं करते थे कि सॉल्यूट का डिसोसिएशन हुआ हो या एसोसिएशन हुआ हो। हम ये सपोज करते थे कि सॉल्यूट जिस फॉर्म में हमने डाला सॉल्यूट उसी फॉर्म में क्या सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो उससे क्या हो रहा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी डिफरेंट आ रहा था और मॉलिक्यूलर मास भी क्या आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था। तो उसी को करेक्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे वन डॉग, उनने कुछ फॉर्मूलाज में करेक्शन किए या अपने एक न्यू फॉर्मूला दिया। उसी फॉर्मूले को आज हम सीखेंगे। तो वन डॉग फैक्टर क्या है? टू कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, वन डॉग इन 1880 इंट्रोड्यूस्ड ए फैक्टर आई कॉल्ड वन डॉग फैक्टर। मींस किसी भी सॉल्यूट का डिसोसिएशन और एसोसिएशन फाइंड आउट करने के लिए या उसका कितना एक्सटेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए वन डॉग ने 1880 में एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसे बोलते हैं वन डॉग फैक्टर आई। अब होता क्या है, डिफाइन कैसे किया उन्होंने, ये देखते हैं। वन डॉग फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मींस आई क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये हम फॉर्मूले का है आई इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है उसको समझते हैं। सपोज करो हमने एक कोई बीकर ले रखा है, उसमें 1 kg सॉल्वेंट है और उसमें हमने क्या डाल दिया, 1 मोल NaCl डाल दिया। ठीक, अपने पास कोई बीकर है जिसमें 1 kg वाटर है, सपोज कर लो सॉल्वेंट में 1 kg वाटर है और उसमें हमने 1 मोल NaCl डाल दिया। तो अब उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। पहले कैसे, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M फॉर्मूला अप्लाई करके, तो वो हो जाएगा कैलकुलेटेड। दूसरा एक्सपेरिमेंटल क्या है, उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे, उस सॉल्यूशन को हम फ्रीज करना स्टार्ट करते हैं और उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर लें। सपोज करो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आया -4 डिग्री सेल्सियस और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, T0 F 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहां से डेल्टा TF निकल जाएगा। तो वो जो हमने उसको एक्चुअल फ्रीज करके निकाला तो वो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और हमने डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M करके जो निकाला वो क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव। अब दूसरा वाला फॉर्मूला कैसा है उसको सीखते हैं। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M और KF मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो जब हम एक्सपेरिमेंटल डालेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा TF एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू KF इंटू W अपॉन M। एक्सपेरिमेंटल में कौन सा आता है, ऑब्जर्व्ड आता है, तो ऑब्जर्व्ड आएगा। ठीक, इंटू W आ जाएगा। और जब कैलकुलेटेड आएगा तो आएगा क्या आएगा, डेल्टा TF कैलकुलेटेड इक्वल टू KF इंटू W अपॉन MC इंटू W। जब उसको सॉल्व करेंगे तो सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा, MC अपॉन M। MC क्या है, जैसे NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कैसे निकालेंगे, Na का 23 और Cl का 35.5 तो 58.5। तो ये हो गया कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये है कि हम किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो वो होगा एबनॉर्मल और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए, उसका आगे सीखते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग आ रहा था और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग आ रहा था। तो अब इन दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इक्वल करने के लिए
वॉन टॉप ने सारे फॉर्मूलाज में कुछ करेक्शन कर दिए, ठीक। तो वो फॉर्मूलाज बोले गए मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वॉन टॉप ने किया क्या, सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक फैक्टर आई जिसे बोलते हैं वॉन टॉप फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो पहला था रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट माइनस Ks अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब हमने क्या कर दिया, I इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा T इक्वल टू क्या था, Kb इनटू m, हो गया I इनटू Kb इनटू m। डेल्टा Tf इक्वल टू Kf इनटू m था, हो गया I इनटू Kf इनटू m। I इक्वल टू पहले था Cit, हो गया ICRT, ठीक। अब I की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस जिनका किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ना तो डिसोसिएशन हो ना ही एसोसिएशन, उनके लिए I क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और ऐसे सब्सटेंस जिनका डिसोसिएशन हो और एसोसिएशन हो, उनका I कैसे निकालते हैं वो अभी हम सीखेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिए, यदि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है एक पर्टिकुलर सॉल्यूट में, सॉरी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जाके ना तो डिसोसिएट हो रहा ना ही एसोसिएट हो रहा, तो उसके लिए I की वैल्यू 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल शुगर है, शुगर को हम वाटर में डालें तो शुगर वाटर में जाके ना तो डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है, तो शुगर के लिए I क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम ग्लूकोज को डाल दें वाटर में तो ग्लूकोज का भी ना तो डिसोसिएशन होता ना एसोसिएशन होता, तो ग्लूकोज के लिए भी I क्या हो जाएगा, 1। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका डिसोसिएशन और एसोसिएशन कुछ भी नहीं होगा, उन सारे सब्सटेंस के लिए I क्या हो जाएगा, 1। और डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में हम कैसे I निकालेंगे वो अभी हम सीखेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो I की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, I इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन। मींस डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद कितने मोल्स प्रेजेंट है और शुरुआत में हमने कितने मोल्स लिए थे, इसका रेशियो क्या I। तो पहले देखते हैं हम डिसोसिएशन के केस में कैसे निकालेंगे, ठीक। पहला एग्जांपल देख रहे हैं NaCl। NaCl कैसे ब्रेक होता है, Na+Cl-, और NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। सपोज करो हमने 1 मोल लिया तो शुरुआत में 0 0 होगा और एट लास्ट ये क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 1 और 1। तो I क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स है, 0 इसके मोल्स, 1 इसका मोल, 1 इसका मोल, तो 0 + 1 + 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन, तो इसका 1 था, इसका 0 0, तो 1 + 0 + 0, तो यहां से निकालेंगे I आ जाएगा 2। सिंपल देखते हैं AI को ऐसे बोल होता है, इसके लिए ब्रेक होगा 2 टाइम्स ऑफ Al3+ प्लस 3 टाइम्स ऑफ SO4 -, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। शुरुआत में होगा 1 0 0, लास्ट में जाएगा 0 2 3, और यहां से हम निकालेंगे I, तो I की वैल्यू हो जाएगी 5। तो वो यहां पर हमने वो केसेस किए हैं जहां पर सब्सटेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब कुछ केसेस हम ऐसे देखेंगे जहां पर सब्सटेंस क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, ब्रेक कैसे होगा, CH3COO- प्लस H+, 1 मोल 0 मोल 0 मोल। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, 100% डिसोसिएट नहीं होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज कर रहे हैं अल्फा, 1 - अल्फा, अल्फा एंड अल्फा। तो डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो 1 - अल्फा मोल्स प्रेजेंट है किसके, CH3COOH के। अल्फा मोल किसके प्रेजेंट है, CH3COO- के, और अल्फा मोल किसके प्रेजेंट है, H+ के। और अपॉन शुरुआत में था 1 मोल CH3COOH का, 0 मोल CH3COO- का और 0 मोल H+ का। तो यहाँ से I आ जाएगा 1 + L। तो यदि कोई भी सब्सटेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए I हम इस तरीके से निकालेंगे। तो देखो एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जब भी डिसोसिएशन हो रहा तो I क्या हो रहा, मोर देन 1 आ रहा। पहले केस में I था 2, दूसरे केस में था 5, अभी कितना है 1 + अल्फा, 1 में कोई नंबर ऐड होगा। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ये होगा या फिर एक कंक्लूजन ये बोल सकते हैं कि जब भी किसी भी सब्सटेंस का डिसोसिएशन होगा तो
तो उसके लिए आई क्या होगा, मोर देन 1। अब देखते हैं एसोसिएशन के केस में हम आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सेकेंड है इन केस ऑफ एसोसिएशन, तो इसके लिए एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन। जब भी हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डालें तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज का मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं, कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। तो हमने बेंजीन लिया सॉल्वेंट के फॉर्म में और किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को डाल दिया, ठीक। तो यहाँ पर हमने डाला CH3COOH 2 मोल्स, वो डाइमराइज होकर एक मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। एक मॉलिक्यूल है CH3COOH, दूसरा मॉलिक्यूल है CH3COOH। अब इन मॉलिक्यूल में क्या हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जिससे मॉलिक्यूल क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो डाइमराइज हो जाते हैं। शुरुआत में कौन था, 0। डिग्री ऑफ एसोसिएशन में अल्फा से पूछ लिया, तो यहाँ पर अल्फा होगा तो यहाँ पर अल्फा बाई 2 होगा, बिकॉज 2 मोल से बनना 1, तो 1 से बनेगा 1/2, तो अल्फा से बनेगा अल्फा/2। आई क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो शुरुआत में हमने लिया था 1 और एसोसिएशन की बात करते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2, इनिशियली 1 प्लस 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आई आ जाएगा 1 माइनस अल्फा/2, मींस 1 से कुछ माइनस करना है। तो इस केस में क्या होगा, आई लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, यदि उनको हम वाटर में डालें तो उनका डिसोसिएशन होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बेंजीन में डालें तो उनका क्या होता है, एसोसिएशन होता है। ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले हमने एसिटिक एसिड को डिसोसिएट कराया था, CH3COOH गिव्स आउट CH3COO- प्लस H+। वो तब था जब सॉल्वेंट क्या था, वाटर था। लेकिन ये सॉल्वेंट बेंजीन हो जाएगा तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, ठीक। तो एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज करते हैं। जब कोई सब्सटेंस ना तो डिसोसिएट होगा ना ही एसोसिएट होगा तो आई होगा 1, और जब सब्सटेंस डिसोसिएट होगा तो आई होगा मोर देन 1, और जब सब्सटेंस एसोसिएट हो जाएगा तो आई हो जाएगा लेस देन 1, ठीक। तो ये सारे थे वांट ऑफ फैक्टर आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।